स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ था। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स में आपके क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आपका पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था, ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ था कि अगर आपके पैरेलल लाइन्स दे दिए गए हो और आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन दे दिया गया हो तो आपके 8 एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, 8 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। और उस 8 एंगल्स में आपके कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आपके क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, आपके को इंटीरियर एंगल, आपके को एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये सारे एंगल्स आपके बनते हुए नजर आपको दिखाई दिए हुए थे और इन सबके फीचर को, इन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पिछले वाले क्लास में पूरी तरह से डिटेल्ड में काफी इजीली हमने उसको देखा था और समझा भी था। और हमको ये लगता है कि आपने वो वीडियो को देख भी लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आज के क्लास में आपको डिस्कस करना है कि आप एक्सरसाइज 6.2 को करना है और एक्सरसाइज 6.2 को करने के लिए आपको इन सभी एंगल्स को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अगर वो एंगल्स आपको आइडेंटिफाई हैं, वो सारे एंगल्स आपको समझ में आती हैं, तो आप यहाँ पे 6.2 एक्सरसाइज को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपको कहीं से कोई डाउट या दिक्कत होने वाली, प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो नहीं देखे होंगे सबसे पहले उसको जाकर देखिए, तभी अगर वो सारे एंगल्स आप समझ पाते हैं तो आपको 6.2 बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, चलते हैं। आपका लिखते हैं क्या एक्सरसाइज 6.2, तो चैप्टर वही है आपका लाइन्स एंड एंगल्स, और हमको देखना क्या है आपका एक्सरसाइज 6.2 को देखना है। क्या करना है एक्सरसाइज 6.2 को देखना है। तो अब जो है ना आप अपना एनसीईआरटी जो बुक है, जो हम लोग काम कर रहे हैं एनसीईआरटी में, जो आपके क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड में चलता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सरसाइज 6.2 है उसमें आपको बोला हुआ है कि इन फिगर 6.28, तो बोला हुआ है फिगर 6.28, तो सबसे पहले क्या करेंगे फिगर 6.28 को बनाएंगे। तो आपका 6.1 का पहला नंबर क्वेश्चन में फिगर 6.28 बोला हुआ है, तो सबसे पहले जो है ना उस फिगर को हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C और ये है आपका क्या D, और यहाँ पे ऐसे खींचा गया हुआ है, ठीक, ये खींचा हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है ये X दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है क्या आपका Y दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका Y दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे समझना क्या है, ज्यादा कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखें यहाँ पे क्या करना है आपको समझना है, देखना है क्या है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज जो है ना, इसमें ये फिगर आपको दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, तो कह रहा है कि फिगर 6.28 मतलब ये फिगर है, और यहाँ पे एक और दिया हुआ है, ये क्या है आपका 130 डिग्री। अब try to find the value of x and y and then show that AB parallel C, okay, and then show that AB parallel C, ठीक है। इसमें करना क्या है देखिए, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो आपका जो L है, यहाँ पे L तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो नॉर्मली हम क्या मान लेंगे कि आपका ये जो है ना L है, ठीक है। हमने अपने से इसको L नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसको हमने क्या कर दिया M दे दिया, इसको L, इसको L दे दिया और इसको M दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रांसवर्सल लाइन LN है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम अगर देखें तो अगर L एक लाइन है, ठीक है, अगर L या LN जो है ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे LN, L ये पूरा कर दिए या M कर दिए, LN इज ए लाइन। अगर LN लाइन है, ठीक है, या हम कह सकते हैं L अगर लाइन है, तो आपका 50 प्लस x यहाँ पे मिलकर 180 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लीनियर पेयर से बनाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, आपका यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस 50 डिग्री इक्वल होगा किसके 180 के, और रीजन क्या लीनियर पेयर, रीजन क्या लीनियर पेयर। अब x 180
और ये प्लस में है, इधर है तो माइनस में 50 जा रहा है, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 130 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा x क्या निकल गया, आपका 130 निकल गया। अब नॉर्मली यहाँ पे देखिए कि आपका ये एंगल x, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं कि आपका क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं। तो अगर देखें तो COM, ये आपका x नीचे है और ये आपका COM क्या है, नीचे है, इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो x है क्या है, आपका एंगल x करिए, तो यहाँ पे चाहे x करिए तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल x इक्वल होगा एंगल COM के, एंगल COM के। और कैसे इक्वल होगा, नीचे का नीचे है ना, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे आप जानते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या, ऊपर के और नीचे के एक ही साइड में, तो नीचे कौन है, x है, और नीचे कौन है 130 है, और दोनों क्या है, एक ही साइड में है, तो आप जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो एंगल x इक्वल हो गया किसके, 1 किसके, आपके एंगल COM के। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ये एंगल x इक्वल है एंगल COM के, और दोनों का वैल्यू कितना है 130। ठीक है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो x है और जो COM है वो क्या है, क्या बोल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। लिखेंगे बट these are corresponding angles, ये सब क्या है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तभी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पर दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और आप जानते हैं कि ये सारे एंगल्स कब बनते हैं, जब AB पैरेलल हो CD के और LM जो है ना ट्रांसवर्सल है, तभी क्या होता है, आपके कोई भी एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो जो x है, एंगल x है और COM है, दोनों क्या इक्वल है 130 है ना, लेकिन ये दोनों क्या है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते कब हैं, जब दो लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। तो लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, आपका AB पैरेलल होगा क्या, CD, AB क्या होगा, CD के पैरेलल होगा। तो अगर AB जो है आपके CD के पैरेलल होगा, AB अगर CD के पैरेलल है, तो बताइए ये आपका COM एंगल Y के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, लेकिन ये एंगल COM इक्वल होगा एंगल Y के, क्यों, आमने सामने है ना, तो क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, आपका एंगल Y इक्वल हो गया किसके, एंगल COM के। तो COM कितना है 130 डिग्री, और इक्वल किसके हो गया, एंगल Y के। तो हमको क्या निकालना था, हमको ये करना था, फाइंड आउट यही करना था। ठीक है, ठीक है ना, फाइंड आउट क्या करना था, आपको ये बताना था कि एंगल x क्या होंगे और एंगल y क्या होंगे, यही फाइंड आउट करना था। क्या करना था, फाइंड आउट यही करना था, और ये करना था कि AB जो है ना वो पैरेलल है किसके, आपके CD के, ये दिखाना था। और हमने क्या किया, यानी ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, और यही भी आपको दिखा दिया कि AB पैरेलल जो है ना CD के। और इस तरह से हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलिए तो देखते हैं क्या अगले स्लाइड में आपका देख रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो अब क्या देखना है, अब देखना है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, तो फिगर आपका दिया हुआ है, फिगर देखिए क्या है, तो 6.2 में फिगर बोल रहा है कि 6.29, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6.29 बनाएंगे। तो ये है A, ये है B, ये है आपका C, और ये है आपका D, और ये दिया हुआ है आपका E, और ये दिया हुआ है क्या आपका F, और ऐसे काउंट बनाएंगे। तो सोशल में दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है x, ये दिया हुआ आपका y, ये दिया हुआ आपका z। तो गिवन क्या है, तो ये फिगर आपको बोला हुआ है 6.29 दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के, और वो पैरेलल है किसके, EF के। ठीक है, और क्या है, y रेशियो z दिया हुआ है कितना, आपका 3:7 दिया हुआ है। तो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो टू फाइंड व्हाट,
एक्स क्या होगा, हमको एक्स क्या कर देना है, फाइंड आउट कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे कि अभी हमको दिया हुआ है क्या कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और आपका जो सी डी है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेट, क्या लेट करना है, तो आपका जो वाई जेड है, लेट वाई एंड जेड, जेड को हम क्या मान ले रहे हैं, आर 3x एंड क्या है 7x, 3x और क्या मान ले रहे हैं 7x मान ले रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ये करना है, ठीक है, x और ठीक। और आप जानते हैं कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ए बी आपका सी डी के पैरेलल है, तो अगर ये ऊपर वाला है तो ये भी ऊपर वाला होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यानी अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये यहाँ पे ये इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, यानी ये अगर एंगल वाई है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, वाई ही हो जाएगा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम लिख सकते हैं x, अगर ये जो है ना आपका स्ट्रेट लाइन है तो एंगल x, यानी x प्लस वाई मिलके क्या बनेगा आपका, क्या होता है वाई जेड है ना, वाई जेड, ठीक। तो हमको x वाई से बोल लेना है, क्योंकि x से तो हमको कोई मतलब नहीं है, दिया हुआ है वाई जेड। तो अगर कहने का मतलब ये है, आप देखिए वही काम करेंगे, सी डी अगर ई एफ के पैरेलल है, सी डी क्या है, ई एफ के पैरेलल है, ठीक है। तो सी डी के ऊपर क्या है, वाई, तो ई एफ के ऊपर क्या होना चाहिए, ये भी वाई होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, ये वाई होगा कि नहीं होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम जानते हैं एक ही साइड में लाइंस के ऊपर। तो अगर सी डी जो है ना अगर ई एफ के पैरेलल है, तो सी डी अगर ई एफ के पैरेलल है तो सी डी के ऊपर एक साइड में लेफ्ट साइड में क्या है, वाई है, इसके लेफ्ट साइड में भी ऊपर जो है ना ई एफ के लेफ्ट साइड में भी क्या होगा, वाई होगा, ये आप जानते हैं। तो लिख सकते हैं क्या आपका, और ई एफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वाई प्लस जेड क्या होगा आपका 180 होगा कि नहीं होगा, लीनियर पेयर से। तो लिखेंगे आपका वाई प्लस क्या जेड क्या होगा 180 होगा, और ये क्या लीनियर, और वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 3x, और जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 7x, इक्वल टू में क्या 180 होगा कि नहीं होगा, 7 से कितना होगा 10x हो जाएगा, और इक्वल टू कितना 180 होगा कि नहीं होगा। अब आगे देखें तो 10x है और इक्वल टू 180 डिग्री है, तो x इक्वल टू क्या होगा 180 से नीचे, और 10 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में हो जाएगा, और 0 0 कैंसिल 180 से 80 नहीं कितना होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया आपका 80 डिग्री, कोई दिक्कत है, x का वैल्यू आपका 80 डिग्री हो गया, x का वैल्यू हमारा 80 डिग्री आ गया, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या आपका x निकालना है, क्या निकालना है, x निकालना है। तो बताइए यहाँ पे अगर ये z है ऊपर है ना, यानी अगर सी डी और ई एफ के पैरेलल है, सी डी एफ के पैरेलल है, तो आपका ई एफ के ऊपर अगर जेड है तो सी डी के ऊपर यहाँ पे भी जेड होना चाहिए कि नहीं, जेड होना चाहिए, जेड होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए ये जो जेड है हमारा निकल चुका है, अगर देखें यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखें जेड, तो जेड क्या है, तो आपका 3x दिया हुआ है, जेड कितना दिया हुआ, 3x दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। तो जेड अगर 3x दिया हुआ तो 3x कितना है 18, तो आपका जेड कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54। और इसी तरह अगर देखें इसका आपका y का, तो y का वैल्यू कितना है, y कितना बड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं जेड 3 है, y मतलब y 3x ना, रेस्पेक्टिवली बोला है नहीं बोला है, y अगर बोला है y पहले है तो 3x किसका होगा, y का होगा, और z किसका होगा 7x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे z में क्या लिखेंगे हम 7x, 7x कितना होगा 80 होगा कि नहीं, और y कितना है तो y कितना होगा 3 होगा कि नहीं, तो y कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा बताइए 126 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर पहले किया हुआ है y तो 3x क्या होगा, इसका होगा y रेशियो का मतलब क्या किया y पहले है तो 3 इसका होगा, ये बात है तो 3 इसका होगा। ये आप जानते हैं
तो y जाके कितना होगा, ये लिख सकते हैं आपका क्या, कि आपका जो x होगा वो इक्वल होगा इसके z के, और ये क्या जानते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है। x और z इक्वल हो जाएगा, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका अल्टरनेट अगर एक ही जो है ना और पागल है, और जानते हैं यहाँ पे z होगा तो ये भी आपका z हो सकता है, तो आप अल्टरनेट इंटीरियर लीजिए, चाहे आपको क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल या पॉइंट एंगल दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ऊपर का ऊपर के, फिर ऊपर का ऊपर के बराबर होता है कि नहीं है, ये y है ऊपर का, ये y है ऊपर का, ये भी क्या होगा, y हो जाएगा ऊपर का, ठीक है। और ये x है, नीचे भी x है, नीचे भी x क्या होगा, कैसे आप अल्टरनेट इंटीरियर भी लिख सकते हैं, चाहे वर्टिकल या पॉइंट एंगल भी लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं वीडियो वर्टिकल या पॉइंट एंगल लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर भी लिख सकते हैं। एंगल z कितना है, x से ही है, और एंगल z जो है ना वो 126 है, इस तरह से जो है आपका एंगल x का वैल्यू कितना आ गया, 126 आ गया, और यहाँ पे आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे काम कर दिया, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, 2 नंबर क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है। तो अब क्या देखना है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करता है, ठीक है। थर्ड नंबर बोल रहा है कि फिगर 6.30, तो थर्ड नंबर में सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर 6.30 बनाएंगे, ठीक है। तो बनाइए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और यहाँ पे आपका सी है, और यहाँ पे क्या है आपका डी है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे 90 बना हुआ है, ये आपका ई है, और ये आपका एफ है, और यहाँ से बना हुआ है क्या, जी है, ये क्या बना हुआ है, जी है। इतना आपको ये फिगर बना के दिया हुआ है। अब क्या बोला हुआ है, तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में ये बोला हुआ है कि आपका AB जो है ना वो पैरेलल है किसके, CD के, और जो आपका EF है जो है ना, EF जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसपे, CD पे। अगर ये 90 होगा तो इस साइड पे क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी FED भी 90 होगा और FEC भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और GED दिया हुआ है 126, GED, अब क्या, ये पूरा दिया हुआ है कितना, GD दिया हुआ है 126, GD 126 दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है क्या, AGE, यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है, और क्या है GEF, यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है, और क्या है FGE, ये एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है, ये एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गिवन में क्या है, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, यानी AB पैरेलल है किसके, CD के, और EF जो है ना तो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, CD के, और एंगल G क्या करना है, तो फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो फाइंड एंगल AGE क्या होगा, और आपका एंगल GEF क्या होगा, और आपका एंगल क्या करना है, आपका FGE क्या होगा, फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, नॉर्मली अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, तो नॉर्मली देखें तो अगर AB पैरेलल है किसके, CD के, अगर AB पैरेलल है किसके, CD के, तो और AB पैरेलल है CD के, और GE इज ट्रांसवर्सल हो, ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं कि AGE क्या लिखेंगे, आपका एंगल AGE इक्वल होगा एंगल GED के, कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो GED कितना है, बताइए, GED आपका कितना है, 126 है, तो ये भी कितना होगा, AB कितना हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा AGE के, तो आपका AGE कितना निकल गया, 126, AGE कितना निकल गया, 126 ये हमारा निकल गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है
आगे क्या है, तो नॉर्मली ये आपका जो AGE है, ठीक है, और जो आपका FGE है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, है ना, लीनियर पेयर से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे आप लिख सकते हैं AGE, एंगल AGE और प्लस में क्या, और प्लस में एंगल क्या AGE और क्या FGE, ठीक है, एंगल FGE, इन दोनों का सम कितना होगा बताइए, तो 180 डिग्री, और ये क्या, लीनियर पेयर हम लिख सकते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर लिख सकते हैं। तो ये 126 है और ये हमको GE क्या बोलते हैं, FG आपको नहीं पता है, AG तो पता है 126 है, और आपका FGE आपको नहीं दिया हुआ है, 180 डिग्री है। तो हम क्या कर सकते हैं आगे, ये आपका 126 तो ऐसे ही ठीक है डिग्री, और प्लस आपका FGE ऐसे ही ठीक है, और इक्वल में 180 डिग्री आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 126 डिग्री माइनस कर देंगे, FGE कितना हो जाएगा, 120 है, और डिग्री माइनस में 126 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका FGE कितना आ जाएगा, तो FGE जो है ना आपका आ जाएगा 10 में से 6 क्या आ जाएगा 4, 7 में से 2 क्या आ गया 5, यानी आपका 1 में से 1 गया 0, यानी क्या हो जाएगा आपका FGE जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका 54, 126 कितना आ जाएगा बताइए, तो आपका 54 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया, हमारा निकल गया आपका AGE निकल गया, और क्या निकल गया आपका FGE निकल गया, और क्या निकलना है GEF निकालना है, क्या निकलना है GEF, ठीक है। तो अब बताइए हमारा क्या निकल गया, हमारा निकल गया 54 क्या निकल गया 54। अब ये GED दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे एंगल GED दिया हुआ है 126, और ये कैसे लिख दिया आपका गिवन, ठीक है। तो ये जो एंगल GED है वो किससे बन रहा है, GEF से बन रहा है, एंगल GEF और प्लस किससे तो FED से बन रहा है, ठीक है, प्लस में क्या FED से बन रहा है, और FED ठीक है ना, FED से बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो आपका GEF है, यानी ये एंगल और आपका FED ये सब किसके, यानी GED तो है आपके एंगल GED के इक्वल है, क्योंकि आपका GED तो मतलब क्या है, ये आपका जो पूरा एंगल है 126 जो पूरा दिया हुआ है वो इस एंगल के और ये 90 डिग्री के एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, तो इन्हीं को लिखे हुए हैं। अब GEF जो है हमारा कितना है, हमको निकालना है GEF, लेकिन FED आपको कितना दिया हुआ है, FED जो है ना FED जो दिया हुआ है वो कितना है आपका 90 है, क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत परपेंडिकुलर है, और इक्वलिटी में आपका GED कितना दिया हुआ है 126 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हमको GEF निकालना है, तो 126 में से क्या कर देंगे 90 को माइनस कर देंगे, तो GEF कितना आ जाएगा, तो 6 में से 0 नहीं जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, 12 में से 9 क्या 36 हो जाएगा, यानी आपका GEF कितना आ गया, आपका GEF जो है ना 36 आ गया। और इस तरह से हमने निकाल लिया क्या, एंगल AGE कितना है, तो आपका AGE हो गया कितना, AGE हो गया आपका 126, और आपका FGE कितना हो गया 4, और GEF कितना हो गया 36, क्या आया आपका 36 GEF आ गया, GEF कितना है 36 आ गया, और क्या है आपका जो क्या हो गया जो AGE FGE है वो कितना है, नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो तो मेरे ऑप्शन ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आप देखना क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला हुआ है गिवन 6.31 तो हम लोग 6.31 बनाएंगे, ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे गिवन, गिवन में आपको दिया क्या है, तो गिवन में आपको दिया हुआ है एंगल PQ जो है ना, PQ जो है वो पैरेलल है किसके ST के, और क्या दिया हुआ है एंगल PQR जो है वो इक्वल है 110, और आपका RST जो है वो इक्वल है किसके 132 के। तो फाइंड व्हाट फाइंड, हमको फाइंड आउट करना है क्या आपका एंगल QR
एस क्यू आर एस निकालना है। कौन एंगल? क्यू आर एस, क्यू आर एस, यानी ये एंगल आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे कुछ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम ये कर रहे हैं कि ड्रो आर एन पैरेलल PQ पैरेलल ST, यानी आर से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना? आर एन पैरेलल लाइन हमने खींचा। आर एन जो है वो पैरेलल है किसके? ST के भी है, और आर जो है पैरेलल है किसके? PQ के भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है? तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन में हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है क्यू आर, हमारा ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर लिखते हैं क्यू जो है ना, अगर आर एन के पैरेलल है, यहाँ पे लिखेंगे क्यू पैरेलल है आर एन के। कैसे? तो बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। अगर PQ आर एन के पैरेलल है, PQ जो है ना आर एन के पैरेलल है, और क्यू आर ट्रांसवर्सल है, तो आपका PQ आर तो लिख सकते हैं एंगल PQ आर इक्वल होगा किसके? क्यू आर एम के। ये पूरा के क्या होगा? इक्वल होगा किसके? एंगल क्यू आर एम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? है ना? क्यों? आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो PQ आर जो है ना कितना दिया हुआ है? 110 इक्वल होगा किसके? क्यू आर एम के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? आपके क्यू आर एम। ये पूरा कितना हो जाएगा? आपका 110 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करेंगे? आगे अगर हम देखें, ठीक है, चलिए, तो इस तरह से और अगर आगे हम देखें, और यहाँ पे अगर हम देखें और काम करना चाहें, तो अगर आर एन, ठीक है, क्योंकि जो आर एन, तो ये 110 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर एन जो है वो ST के पैरेलल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे क्या करेंगे? अगर यहाँ पे आर एन पैरेलल है किसकी? ST के। अगर आर एन पैरेलल है ST के, कैसे? कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आर एन ST के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं क्या? ठीक, अगर आर एन जो है ST के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं क्या? आपका एंगल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल आपका जो TSR है, एंगल TSR, TSR मतलब ये एंगल, अब प्लस में क्या? आपका MRS का सम जो है ना 180 डिग्री होगा। और क्या लिखेंगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब TSR जो है वो कितना दिया हुआ है? 130, अब प्लस में एंगल MRS इसे, ठीक है, MRS का मतलब है MRS, ये निकाल रहे हैं, केवल यहाँ का इतना एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, ये कितना होगा? आपका 180 होगा। तो एंगल MRS कितना हो जाएगा? 180 डिग्री और माइनस 130 डिग्री। एंगल MRS कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। नॉर्मली ये कितना हो गया? 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तब आगे हमको निकालना क्या है? ये पूरा यानी QRM, यहाँ पे लिखेंगे एंगल QRM इक्वल होगा किसके? QRS के, एंगल QRS के, आप प्लस किसके? SRM के। ठीक है, चाहे MRS के, एंगल MRS के। ठीक है, तो अब बताइए QRM कितना है? QRM जो है ना आपका 110 डिग्री है। हमको QRS तो निकालना है, नहीं दिया हुआ है, तो QRS से सही। ठीक है, तो MRS को भी निकालना है, कितना है? आपका 50 है। ठीक है, तो क्या होगा? 110 और 50 प्लस में इधर है तो माइनस में, और ये किसके इक्वल होगा? QRS के इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए? तो अगर 110 में से 50 निकाल 0,
कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 60 डिग्री और इक्वल टू में क्या QRS। तो इस तरह से हमारा QRS कितना आ गया, क्या निकालना था, QRS निकालना था ना। तो बताइए QRS कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार समझ लेते हैं क्या की हुई है। तो PQ पैरेलल है ST के, PQ 110 है और ये 130 दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली हमने क्या किया कि RL दो के इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, PQ जो है ना RL के पैरेलल है और QR जो है ट्रांसवर्सल है। तो PQR जो है ना, एंगल PQR इक्वल होगा किसके, QR जो है ना इक्वल होगा किसके, QRM के। कैसे, तो अल्टरनेट इरेडियर एंगल। तो ये QRM कितना हो जाएगा, QRM हो जाएगा 110, ये पूरा हो गया 110, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कहने का मतलब अगर QRS निकालिए पूरा, QRM जो है ना पूरा है 110। तो अगर मान लेते हैं कि अगर MRS जो है अगर हमको ये मिल जाए तो पूरा में से अगर घटा देंगे तो ये आपका QRS नहीं आ जाएगा पूरा में से, यानी आपका MRQ में से या QRM में से, ठीक है। आपका QRM अगर 110 आ गया है, ठीक है, तो अगर हम क्या निकाल दे, MRS निकाल दे, ये वाला एंगल निकाल दे, तो QRM से, ठीक है, अगर हम 100 मतलब ये जो निकल जा रहा है आपका MRS घटा दें, माइनस कर दे, क्या आ जाएगा, QRS नहीं आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, इसको देखा हमने, ठीक है। तो जो RM है वो पैरेलल है किसके, ST के, बाई कंस्ट्रक्शन कैसे, ठीक है ना। तो इसके अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे TRS जो है और MRS का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे, तो सम ऑफ कोड देंगे रहेगा, ठीक है। अब नॉर्मली आपका TRS तो 130 दिया हुआ था और MRS तो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो MRS यहीं पे 130 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हमारा MRS जो है ये हो गया 50, ठीक है। यानी QRS जो 110 है और आपका MRS जो 50, तो 110 में से 50 घटा देते कितना हो जाएगा, ये QRS नहीं आ जाएगा। तो 100 में से 50 घटा दिए तो क्या हो गया, माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 60 डिग्री आपका आ गया। और यही हमको क्या करना था, निकालना था, ठीक है। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ यहाँ पे हमको क्या है, दिक्कत है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आपको देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर 6.32 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर 6.32 बनाएंगे, ठीक है। ये आपका और ये है आपका QRP, ये है X, ये है क्या आपका, ये है Y है, आपका Y है, ये आपका X है और ये है 120, ठीक है। चलो जी, तो दिया क्या है, देखिए एक गिवन में क्या क्या है। तो दिया हुआ है AB जो है ना वो पैरेलल है किसके, CD के, और एंगल APQ दिया हुआ है कितना, आपका 50 डिग्री, और एंगल PRD दिया हुआ कितना 127 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है X क्या होगा और आपका Y क्या होगा। तो सॉल्यूशन को करने से पहले कुछ यहाँ पे समझ लेते हैं क्या करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर एक हम ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। अगर ABC यहाँ पे अगर ट्रायंगल है तो यहाँ पे जो आपका एंगल B, एंगल C और एंगल A क्या है, इन ट्रायंगल के क्या है, इंटीरियर एंगल है, यानी अंदर वाले एंगल से, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने अगर लाइन खींच लिया और हमने ले लिया यहाँ पे T, तो यहाँ पे जो ACD जो एंगल बना वो क्या होता है, इस एंगल, इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, यानी ACD जो है ना, ACD एंगल ACD क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर ACD एंगल ACD एक्सटीरियर होगा किसके, आपके ट्रायंगल ABC के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ACD जो है ना एक्सटीरियर होगा किसके, ट्रायंगल ABC के लिए, ठीक है। तो आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, यानी ACD जो होता है, ये आपका रूल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहता है कि आपका अगर किसी भी ट्रायंगल के बाहर कोई एंगल है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और एक्सटीरियर एंगल का सम यानी ACD का सम जो है ना, उसके बगल, उसके सटे हुए एंगल को छोड़कर बाकी जो है, तो A जो है ना आपका, अगर ACD में सटा हुआ एंगल कौन है, जुड़ा हुआ एंगल कौन है, ये C है। तो इसको छोड़ के जो बाकी जो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है उनके सम के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब एंगल A अब प्लस एंगल B के क्या होगा, इक्वल होगा। और इसी को कहते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि अगर हमने एक ट्रायंगल बनाया, PQR हमने एक ट्रायंगल बना दिया और QR को हमने आगे तक, Z तक क्या किया, उसको हमने
बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो P है, एंगल Q है और एंगल R है, ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हो गए। लेकिन ये जो PRD है वो ट्रायंगल के बाहर बना है कि नहीं बना है? तो बाहर जो एंगल बना है उसको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, उसके बगल में जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है उसके बगल में कौन है? तो R है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। और बाकी दोनों एंगल्स के क्या होते हैं? सम के इक्वल होते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं एंगल जो PRZ जो है, PRZ जो है उसके बगल में जो एंगल R है उसको छोड़ दो, और बाकी जो बचा एंगल कौन है? P और R के सम के क्या होता है? इक्वल होता है, और इसको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब यहाँ पे आप अपना 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल के पास जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है उनको छोड़कर बाकी जो दो एंगल होंगे उन दोनों एंगल के सम के क्या होता है? इक्वल होता है कि नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब ध्यान से समझिएगा, अगर AB जो है ना, अगर CD के क्या है? पैरेलल। यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल है किसकी? CD के। AB क्या है? CD के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे APQ जो है ना, APQ दिया हुआ है, यहाँ पे कितना 50 डिग्री दिया हुआ है, और ये ठीक है। तो अगर देखिए AB जो है ना, अगर क्या है? CD के पैरेलल है, और PC, ठीक है, और PQ अगर ट्रांसवर्सल है तो हम कह सकते हैं कि आपका एंगल APQ एंगल APQ कौन? APQ एंगल इक्वल होगा किसके? एंगल X के। इक्वल होगा किसके? एंगल X के। कैसे? AB अगर पैरेलल है CD के और PQ जो है ट्रांसवर्सल है, तो आपका APQ X के यानी PQR यानी X के इक्वल होगा कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये कितना है? 50 है, तो आपका x कितना हो जाएगा? एंगल x हो जाएगा 50 डिग्री। हमारा एंगल x निकल गया 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल x आ गया कितना डिग्री? 50 डिग्री आ गया। अब नॉर्मली आगे देखिए कि जो PRD है, एंगल PRD जो है वो एक्सटीरियर एंगल है PQR के लिए, ठीक है। तो PRD में आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में ये जानते हैं, अभी आपने ये समझा है कि ये जो ट्रायंगल PQR में है, जो आपका तीन एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल, एंगल P, एंगल Q और एंगल R, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल का रूल क्या होता है कि जो PRD आपका एक्सटीरियर एंगल है उससे सटा हुआ एंगल कौन है? R है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। और बाकी जो दो एंगल PQ है इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, यानी एंगल आपका Y प्लस एंगल X, ठीक है, ये क्या होगा? इक्वल होता है। यानी PRD जो है ना, PRD जो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल PQR के, तो PQR ट्रायंगल में आपका PRD एक्सटीरियर एंगल है, तो आपका PRD से सटा हुआ एंगल कौन है? जुड़ा हुआ एंगल कौन है? R। उसको छोड़ दो, और बाकी जो बचे हुए एंगल उन दोनों का सम जो होता है वो इक्वल होता है किसके? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, और इसको क्या लिखते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आपका PRD कितना है? 127 है कि नहीं है? और हमारा एंगल x निकल चुका, एंगल y तो हमको पता नहीं है, लेकिन एंगल x हमको पता है कितना है? 50 डिग्री है। ये आप क्या करेंगे? 127 और 50 प्लस में इधर है तो माइनस में, और इक्वल होगा किसके? एंगल y के। तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 127 में क्या करते हैं? 50 को माइनस कर देते हो जाएगा 7, 2 में से 5 कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो क्या रख लिया? इधर से एंगल y कितना हो जाएगा? 77 डिग्री हो जाएगा एंगल y। तो क्या निकालना था? आपका एंगल x निकालना था, तो एंगल x क्या हो गया? आपका 50 आ गया, और एंगल y क्या आ गया? आपका 77 आ गया। और इस तरह से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको ध्यान में है ना कि अगर कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है उसके बाद कोई एंगल है, तो ट्रायंगल कि एंगल जो एक्सटीरियर एंगल से सटा हुआ है उसको छोड़कर बाकी जो दो एंगल्स है, दो एंगल का सम जो है ना उस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, और इसी क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको देख लेते हैं क्या कहता है। तो अब आपको 6 नंबर में क्या बोला हुआ है? तो 6 नंबर में बोला हुआ है कि इन फिगर 6.33 से सबसे पहले क्या करेंगे? वही आपका काम है कि 6.33 को पहले बनाएंगे। तो 6 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है उसको पहले क्या करेंगे? बनाएंगे। P है, इधर आपका Q है, एक्चुअल में ये है क्या? तो ये मिरर है, और यहाँ पे क्या है? इधर पॉलिश किया गया है, पॉलिश किया गया।
और यहाँ पे जो है ना कोई एक जो रे है वो इस पे गिरा हुआ है, फिर इधर क्या किया है, गया है और फिर इधर चला गया। मतलब यहाँ से इंसिडेंट रे यहाँ पे गया है, इसको पढ़ना है। ये जो है ना कोई इंसिडेंट रे है और बी पर गया है, बी पॉइंट पे टकराया है और फिर रिफ्लेक्ट होके आया है कहाँ पे, सी पे, और फिर कहाँ से आया है आगे, फिर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, इतना है। ठीक, तो ये बना हुआ है आपको। ठीक है, तो कह रहा है कि फिगर 6.33 ये जो फिगर बना हुआ है इसमें जो है ना PQ और RS जो है ना PQ क्या है, Q है। PQ और RS जो है ना ये दो मिरर है, यानी कि आपका PQ और RS जो है ना वो दो मिरर है। ठीक है, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों को जो है ना एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। ठीक है, एन इंसिडेंट रे AB, यानी जो AB इंसिडेंट रे है, ठीक है, वो स्ट्राइक किया है PQ पर। PQ पर क्या किया है, गिरा हुआ है कहाँ पे, B पॉइंट पे। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड जो है ना रे कहाँ से गया है, रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग, यानी BC के, यानी गया है उधर से रिफ्लेक्ट करके BC पे गया है, फिर स्ट्राइक किया है RS पे, इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे, और फिर रिफ्लेक्ट करके कहाँ गया है, ये गया है यहाँ पे C और D पे, फिर रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे गया है, आपका CD पे गया है। ठीक है, तो आपको प्रूफ ये करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। हमको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है क्या, यहाँ पे करेंगे क्या, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये करेंगे। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ उसको क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे PQ एंड PR आर टू मिरर्स, तो क्या है, मिरर्स है। ठीक, ये दो मिरर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको प्रूफ ये करना है कि जो आपका AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे। ठीक है, कि क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे BM। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया BM परपेंडिकुलर PQ, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं CN परपेंडिकुलर RS, हमने ये किया। ठीक है, समझ आया। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, तो अब जानते हैं कि ये जो BM है, अगर ये AB इंसिडेंट रे है और BC आपका रिफ्लेक्टेड रे है, फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे बन रहा है। तो कहने को तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये आप जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि अगर इसको हम क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं अगर 3 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो जानते हैं 1 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों, अब जानते हैं कि अगर कोई, आप जानते हैं कि अगर कोई यहाँ पे आपका मिरर दिया हुआ है, कोई इंसिडेंट रे जब आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जितना डिग्री का एंगल इंसिडेंट रे आता है, ठीक है, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है और यहाँ पे नॉर्मल रहता है। क्या, यहाँ पे नॉर्मल रहता है, इसको कहते हैं एन, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसको कहते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं I, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है जो उसको कहते हैं R कहते हैं, एंगल R कहते हैं और एंगल I कहते हैं। ठीक है, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, एंगल I जो होता है वो इक्वल होता है किसके, एंगल R के। I जो होता है वो इक्वल होता है किसके, R के। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आपका नॉर्मल बना हुआ होता है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बना एंगल को हम क्या कहते हैं, I कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, R कहते हैं, और I R के क्या होता है, इक्वल होता है। और ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लिख सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं, या आप मान सकते हैं क्या, और ये भी मान सकते हैं कि आपका जो, ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मान सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि BM जो है ना, BM और CN जो है ना, वो क्या है, आपका बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, किसका, ABC का, और क्या आपका BCD का। तो बाइसेक्टर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1
जो होगा वो 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो होगा वो इक्वल होगा किसके 4 के। और रीजन क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं। अच्छा है लिख सकते हैं क्या आप यहाँ पे BM इज बाइसेक्टर, ठीक है, BM इज बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर है और CM दिया है ना आपका एंगल बाइसेक्टर, आप लिख सकते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि BM and CM is bisector of angle ABC and BCD respectively। ये भी लिख सकते हैं रेस्पेक्टिवली। तो आप दोनों में से जो है ना कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। अब नंबर देखिए जो है ना जो है यहाँ पे लिखेंगे जो है वो पैरेलल है किसके आपके RS के, जो है वो पैरेलल है किसके RS के, ठीक है। अगर PQ जो है ना पैरेलल है किसके RS के, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया कि PQ जो है ना क्योंकि जो है RS के पैरेलल तो पहले ही किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है ना RS के पैरेलल है, ठीक है, बन रहा है। उसके बाद आपका हम यहाँ पे लिखेंगे BM परपेंडिकुलर है किसके आपके PQ के, कंसेप्ट में दिया हुआ है ना। तो BM जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसके आपके PQ के और CM जो है परपेंडिकुलर है किसके आपके RS के, ठीक है। तो इसका इसके मुताबिक RS के PQ जो है ना वो पैरेलल है किसके RS के और BC इज ट्रांसवर्सल अगर करते हैं, BC क्या है आपका ट्रांसवर्सल है। तो अब यहाँ पे आप बताइएगा कि आपका जो एंगल अगर PQ पैरेलल है किसके RS के और BC जो है ना आपका क्या है ये है क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 क्या लिखेंगे एंगल 1 1 इक्वल होगा एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल होगा किसके एंगल 4 के। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल होगा किसके एंगल 4 के। और कैसे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरी करके, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या मान लेते हैं हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं क्या आप ऐसे लिखिए और इसको मान लेते हैं एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2। और कैसे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये भी क्या है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा और एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। तो 1 2 से कौन सा एंगल बनेगा ABC, एंगल ABC इक्वल होगा किसके 3 4 से क्या होगा BCD, एंगल BCD। और ये अल्सो क्या है बताइए ये ABC और जो BCD है ये इक्वल हो गया, लेकिन हम क्या है ये भी क्या है आपके इंटीरियर एंगल है, क्या है इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ था ये पूरा, ठीक है ना, ABC यानी ये पूरा B और ये C क्या होंगे इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होंगे, ठीक है ना। तो ये भी इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर एंगल होगा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे इंटीरियर, लेकिन ये आपका पूरा B जो है ये जो आपका पूरा B और पूरा C इंटीरियर एंगल हो गया। तो अगर मान लेते हैं कि ये इंटीरियर एंगल है आपका C और B इंटीरियर एंगल है, तो आप जानते हैं इंटीरियर एंगल बनता कब है जब AB जो है ना पैरेलल है CD के और BC ट्रांसवर्सल है, तभी इंटीरियर एंगल बनता है। ये पहले ही इंटीरियर एंगल बन गया। तो इंटीरियर एंगल बन गया इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं AB पैरेलल है किसके CD के और BC ट्रांसवर्सल है, तभी इंटीरियर एंगल बनता है। लेकिन but these are interior angles, but these are alternate interior angles, ठीक है। क्या लिखेंगे but these are alternate interior angles। और alternate interior angles कब बनता है, कब बनेगा जब AB जो है ना पैरेलल होगा किसके CD के। और यही हमको प्रूफ करना था कि जो आपका AB है वो पैरेलल है किसके आपके CD के, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है खत्म हो गया और आपका 6.2 एक्सरसाइज है वो बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है।
फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।